देखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रो पार्ट मैंने हिस्ट्री सारी बताई थी। तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इनकी कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज उसको पढ़ेंगे और एग्जांपल कवर करेंगे 13.1 के। तो प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मली हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी लेकिन कोई ना कोई कंडीशन होगी वहाँ पर, ठीक। तो कंडीशन कैसी होगी, मतलब एक कंडीशन आपको गिवन होगी वहाँ पे कि भैया अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास 2 डाइस हैं और आपने उसको ज़मीन में फेंका, तो हर कोई बच्चा बोलेगा सर टोटल आउटकम 36, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन ये गिवन है, मतलब कंडीशन क्या है कि जब भी आपने दोनों डाइस को फेंका है तो ऊपर इवन नंबर आ रहे हैं। ऊपर क्या आ रहे हैं, मतलब मैं इस टाइप की डाइस लेकर आया हूँ कि उनको अगर आप थ्रो करते हैं तो हर बार इवन नंबर आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर बताओ उन दोनों के ऊपर 4 आ जाएगा, इसकी संभावना क्या है। मतलब अभी तक कोई भी ऐसी कंडीशन वाली बात नहीं हुई थी क्लास 11 में, बट अब ऐसी बातें होंगी। क्या कंडीशन गिवन है तब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई एक इवेंट, एनसीईआरटी कहती है एफ इवेंट को ये लोग गिवन इवेंट मानते हैं, कोई चीज़ हमको गिवन है, कोई भी इवेंट, अभी मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा, अभी आपको समझा रहा हूं बस। और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई आपसे, ये इवेंट गिवन है और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड। एफ हो चुका है, एफ हो चुका है तब ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो उसका बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यस और नो। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आपको देखो, मैं एक बेसिक सा एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे बोला कि एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, एक फैमिली में 2 मेंबर, हो सकता है दोनों मेल हो सकता है दोनों फीमेल हो सकता है एक मेल एक फीमेल और एक फीमेल और एक मेल, 4 ही कंडीशन हो सकती हैं। फिर आपको एक इवेंट गिवन एफ दे दिया कि भैया ये हमने ये पता किया कि एटलीस्ट 1 मेल तो है उसमें। मतलब एक फैमिली में 2 मेंबर थे, तो अब 2 मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, या दोनों मेल या दोनों फीमेल, या एक मेल एक फीमेल, एक फीमेल एक मेल। फिर एक ने बताया कि भैया इस फैमिली में कम से कम 1 मेल तो है। फिर कह रहे हैं क्या संभावना है कि दोनों मेल होंगे, बोथ आर मेल। क्या संभावना है कि एक तो कम से कम है लेकिन दूसरे में डाउट है ना, और जहां पर डाउट वहीं प्रोबेबिलिटी। फिर कह रहे हैं तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको ई की प्रोबेबिलिटी पूछी और एफ हमको गिवन है, तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लास 10th में, 9th में, इवन 8th में भी समझा सकता था। बस 12th में क्यों है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, बस लिखने का तरीका, ठीक है। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं प्राइम, इसको साइन बोलते हैं प्राइम, या कॉलन भी कहीं बोला है था, बट आप कॉलन मत बोलो, आप प्राइम बोलो इसको। चलिए जी, तो क्या हुआ इसका मीनिंग, ये कह रहे हैं कि पी अपॉन पी। अब समझना जरा ध्यान से, आपसे बोला गया एफ में क्या क्या, एफ के अंदर क्या क्या भैया सैंपल पॉइंट आएंगे। एटलीस्ट 1 मेल, कम से कम एक आदमी है, तो दोनों आदमी है वो भी चलेगा, बिल्कुल सही है। एफ एफ नहीं चलेगा, कह रहे कम से कम एक आदमी तो एम एफ चल जाएगा और एफ एम चल जाएगा, यस और नो। और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, बोथ आर मेल, बोथ आर मेल तो एक ही बार है बस, एम एम। चलिए जी, अच्छा। अब ई और एफ में कॉमन क्या, देखो ई और एफ में कॉमन क्या, एम एम कॉमन है ना, एक ही चीज तो कॉमन है 1, और टोटल कितने थे 4 अपॉन एफ में कितने जी 1 2 3, और टोटल कितने थे, तो आंसर कितना है 1/3। अगर मैं इसको क्लास 10th से समझा, और इसको समझना तुम लोग, पूछो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ऑब्जेक्टिव में तो आपको केवल और केवल 1/3 पता होना चाहिए। अब आपने किस मेथड से किया वो आपसे नहीं पूछ रहे। तो अगर मैं इसको क्लास 10th से करूँ तो देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर ये हमको गिवन है, जो चीज़ हमको गिवन होती है उसी को आप ना सैंपल स्पेस मान लो। आपको ये पता है कि उस फैमिली में कम से कम एक आदमी है, तो भाई साहब एम एम उसकी एफ एफ की तो बात हो ही नहीं सकती। आपको बताया गया कि एक फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, उनमें कम से कम एक तो आदमी है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, तो इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं बोथ आर मेल। अब मेल कितनी बार, एक ही बार तो है, और टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया
1/3। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो गिवन होता है उसको सैंपल स्पेस मान लो, मैं टोटल आउटकम से उसको लिख दो तो आंसर तो भी आ जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग करेंगे भी। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यार, देखो वो आप लोग वैसे हैं तो बहुत सारी, बट मैं वही बताऊंगा जो काम की हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसको आप लोग याद कर लेना, काम आपको देंगे ये। अब इसका कैप था यार, देखना कहीं दिख रहा है क्या? चलो जी आ जाओ। अब देखो, अब आपको ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब बच्चे कहीं यार ये क्या है, अगर तुम याद करने बैठ गए ना तो फिर दिक्कत है। इसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा। देखते हैं, देखते क्या आएगा। अब मुझे भी नहीं पता इसका आंसर बनाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखा तो आपको कन्फ्यूजन होती। अब एक चीज़ देखना कि ये सर ये है क्या, एस का मीनिंग क्या, एफ का मीनिंग समझना। जो ये होता है इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है आपसे और एफ हो चुका है, यही था ना, एफ की पूछी और एफ हो चुका है। एस का मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस है, एस का मीनिंग क्या यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, अच्छे से इसको समझना। सर सैंपल स्पेस, अब एक जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका प्रूफ बताता हूँ मैं। हमने एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होंगे भैया, 1 2 3 4 5 और 6। और आपसे बोला गया है कि डाई कितनी बार भी फेंक लो आएगा इवन नंबर, ये गिवन है आपको, आएगा इवन नंबर, ये आपको गिवन है। मैंने आपसे कहा हमारा 2 4 और 6, ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? फिर कह रहे हैं सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होता है जो एफ हो चुका है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यस और नो? चलो एस और एफ में कॉमन क्या है, 2 4 6, यस और नो? पक्की बात है। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 4 और 6 की। नीचे क्या पी एफ, एफ में क्या है 2 4 6, कैंसिल हो गया, क्या आया, बनी तो आया, यस और नो? तो अगर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है और कोई भी इवेंट अकर हो गया तो इसका आंसर हमेशा क्या था, 1। और एफ का एफ के साथ तो वैसे भी आंसर बन ही आएगा ना। चलिए, तो ये चीज़ें रटो मत, इस तरीके से आप कर भी सकते हो, बट इतनी, हाँ इम्पॉसिबल इवेंट कल भी मैंने बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट में वो आता नहीं है, वो तो जबरदस्ती, जैसे मैंने कहा कि क्या संभावना है कि तुम 12th के बाद बालिका इंटर कॉलेज में एडमिशन लोगे, इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम मेल हो। अब ये इम्पॉसिबल हो गया, अब ये तो चीज़ है ही नहीं इसमें, और पूछोगे तो ये चीज़ें नहीं यार, ये अब कहाँ तो इम्पॉसिबल पे लेके जाए। इम्पॉसिबल होगा बेटे तो ये 0 हो जाएगा। सुनो ऐ शर्मा मत, मन तो तुम्हारा बहुत वैसे जानेगा और तुम लगोगे भी सही। सुनो बेटे, देखो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने बोला इम्पॉसिबल है तो ये 0 हो जाएगा यार, समझो ना, 0 के नीचे कुछ भी आंसर 0 हो जाएगा। चलो अब देखो, अगर किसी ने ये पूछा कि इसका तो फॉर्मूला ये रहा, इसका मीनिंग क्या, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी और एफ हो गया, बट अब वो कह रहे हैं ई इवेंट ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि एफ हो गया है, क्या जमगा? तो इसका देखो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, और सुल्तान चंद ने सबसे बढ़िया समझाया इसको। क्या समझा उन्होंने? कहा कुछ मत याद करो, जैसे ये फॉर्मूला ऐसे ही लगा दो, ई डैश इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, बस। किसी किसी बुक में इसका आंसर ये भी मिल जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ो आप, ये वाला तरीका अपनाओ। जैसे ये फॉर्मूला था, ई डैश है तो ई डैश यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अगर सुनो यहाँ पे, अब मैं इसी में ही समझा रहा हूँ, इसी में ही समझा रहा हूँ, अगर यहाँ एफ डैश होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे लग जाता है एफ डैश, क्या चमका, जहाँ जहाँ वहाँ लगा दो, क्लियर है। अच्छा, अगर दोनों में होता तो हम सर दोनों में लगा देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब ये बहुत ही अपर लेवल वाली बात है, जैसा है फॉर्मूला जहाँ वो है वही पुट कर दो, क्लियर है जी। चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे वो पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी और प्राइम एफ, मतलब ए और बी, यहाँ पे इंग्लिश वाला और है, या वाला हिंदी में बोलेंगे, या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए और बी व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला, इसको याद आपको रखना है, बस ये तो आपको याद ही रखना है, और तो खैर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखना, आपको बताते हैं इसी में
एनसीआर मतलब बोर्ड वालों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए। देखो अब ये पहले आपको बताएं, इसका मीनिंग सुनो। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए और बी के होने की जब एफ हो चुका है। ए और, यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं, और ये वाला इंग्लिश वाला, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं या तो ए होगा या फिर बी होगा, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं होंगे ना। जब दोनों एक साथ नहीं होंगे इसको हमने माइनस कर दिया, समझो। कह रहे ए और बी की प्रोबेबिलिटी, तो या तो ए होगा या फिर बी होगा, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते ना, उसको माइनस कर दिया। अब यही फॉर्मूले में बोला गया था, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी क्या है, और कल बताया था अगर डिसजॉइंट होता है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब जीरो, और जीरो की प्रोबेबिलिटी तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर वो कहते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट है, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, तब ये वाला हट जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज़ें, बस यही चीज़ें 11th का जो यूज़ है वो आपको आना चाहिए। देखो क्लियर है भैया। अच्छा, अगर वो आपसे पूछते हैं, इसमें एक है, सब बुक में अवेलेबल हो जाएगा आपके, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। तब देखो, तो इससे हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। केवल ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी ना हो पाए, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं, बट नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, आप मतलब याद कर लो इन सब चीज़ों को यार, ठीक है, ओके। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको 11th में मिल गया होगा, इसीलिए शायद एनसीईआरटी बनाओ, बट एग्जाम में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश, ये ठीक है। जो हम लोग सेट्स में पढ़ा था वहाँ पे एन आता था, आज इंटरसेक्शन नहीं लगाया, इंटरसेक्ट उल्टा साइन हो जाता, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए यूनियन बी होल का डैश। जो हम लोग देखो सेट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे एन था, नंबर्स की बात है, यहीं पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की बात कर ली, क्लियर। अब ऐसे यार एक फॉर्मूला ये देखना आ रहा है, ये वीडियो में देखो, वीडियो में, ठीक है। अब कोई आप सोचे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या था इसका फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले भैया, ये तो आपको देखो यार याद करने पर आना चाहिए ये, हाँ थोड़ा सा चला गया, कोई बात नहीं, इसे तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक से भैया इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ना केवल और केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये वाली है जो एनसीईआरटी में यूज़ है, और क्वेश्चंस भी इस पर दबा के आते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी पे दबा के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब आप याद कर लो, यूज़ नहीं है इनका, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो आप, ये क्लियर है। चलो जी, अब एग्जाम्पल देखना, बस यही है कंडीशनल, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। चलो अच्छा देखो, एनसीईआरटी ने जो केवल और केवल 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर ली, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन तो खैर बच्चा ही वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पी ए दिया है, पी बी दिया, इंटरसेक्शन दिया है और पी ए प्राइम बी पूछा है। तो फर्स्ट तो खैर बहुत ही सिंपल है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है जी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है, 4/13, और पी बी कितना दिया, 9/13, सही हो गया आंसर, और 4/9 आ गया, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में ही कर लिया था। कह रहे हैं कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर चिल्ड्रन आर बॉयज़। हमसे क्या पूछा कि दोनों ही बालक जो हैं वो क्या होने चाहिए, बॉयज़ होने चाहिए, बोथ आर बॉयज़। और गिवन क्या है, गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ये गिवन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय। तो ठीक है, तो ई के अंदर टोटल सैंपल इस पर लिखो, हो सकता है दोनों बॉय हों, दोनों गर्ल्स हों, बी जी और जी बी। तो चलिए हमसे पूछा ई की प्रोबेबिलिटी पूछी, और एफ हैज़ बीन अकर्ड दैट ई
इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। चलिए अच्छा, ई और एफ में देखो कॉमन क्या, समझे, बोथ आर बॉयज, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट वन बॉय, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी, इनमें कॉमन तो ये है ना, बी भी, तो बी भी कॉमन है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है 4, एफ में कितना आएंगे 3 अपॉन 4। ख़त्म करो, ये तो जल्दी इसलिए किया क्योंकि पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखो, ये कह रहे हैं 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन अ बॉक्स। कुछ कार्ड्स हैं, जैसे ये 1 है, इस पर 2, ऐसे ही 10 नंबर तक के कार्ड मैंने रखे, एक बॉक्स में डाल दिया और मिक्स अप थ्रोडली, उनको बहुत बड़ी तरीके से मिला लिया। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड हमने भैया निकाला है। कह रहे इफ़ इट इज़ नोन, ऐसा हमको पता है, द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मतलब हमको पता है कि जो नंबर, मतलब गिवन क्या है कि नंबर जो निकल के आए वो मोर देन क्या है 3, लेकिन 3 नहीं है, तो क्या क्या आ सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। क्या है जी, इवन नंबर की बात करें तो ये चाह रहे हैं भैया क्या 2, यही चीज़ तो समझानी थी इस क्वेश्चन में। अब समझेंगे आगे क्या कह रहे हैं। सर ये 2 क्यों लिया, देखना जरा, सारे बच्चे जो मतलब कंफ्यूज होते हैं। सुनो, ये कह रहे हैं कि भैया एक कार्ड है 1 से लेकर 10 तक हमने रखे, एक बॉक्स में डाल दिए, और ये गिवन है हमको, ये हमको गिवन है कि कोई भी कार्ड आप निकालो तो आएगा 3 से ज़्यादा, फिर क्या संभावना है कि उसके ऊपर इवन नंबर आए। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे 2 दिखाएंगे नहीं, इन द एंड 2 वैसे हट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस तो हमारे पास यही हो गया, बट हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बस ठीक है, हमसे पूछा ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है और एफ हो चुका है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। चलिए भाई, ई और एफ में देखो कॉमन क्या है, तो 2 तो देखो है ही नहीं कॉमन, 2 तो अल्टीमेटली हटना ही है, बट यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको। तो चलिए, एक तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन और 10, कितने हो गए कॉमन 4, और टोटल कितने हैं 10, वेरी गुड। अपॉन एफ में कितने आ गए भैया 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन, क्लियर है। अगर हम इसको बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के करते फिर हम 2 नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम सैंपल स्पेस इसको मान लेते हैं। क्या ये मैं समझा पा रहा हूँ? अगर सैंपल स्पेस आपने इसको मान लिया फिर तो 2 नहीं लेंगे ना, बट हमारे लिए तो सैंपल स्पेस ये तो एक कंडीशन गिवन थी बस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में आया हुआ है और बहुत संभावना है आने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखना, इस क्वेश्चन को मैं बिना लिखे पहले आपको समझाऊंगा, अगर आप मान लो क्लास 8th में हो, इस तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास में 1000 बालक हैं, आउट ऑफ दिस 430 आर गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स कितनी भैया 430, तो पक्की बात है कि बॉयज़ कितने होंगे 570, ठीक है। कह रहे हैं इट इज़ नॉन, ऐसा हमको पता है कि देयर आर आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, इतनी गर्ल्स है टोटल उस स्कूल में, इसमें से कुछ गर्ल्स होंगी फर्स्ट क्लास में, कुछ होंगी सेकंड में, कुछ थर्ड में, 10th में, तो ऐसे ही कह रहे 12th क्लास में 430 का 10% गर्ल्स हैं 12th क्लास में, तो भैया 430 का 10% कितना हुआ 43 हुआ। अगर आपको निकाल के दिखा दे एक बार इसका 10%, तो इतनी गर्ल्स किस में है 12th क्लास में, ठीक है। चलिए जी, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 1000 बालकों में से एक बच्चा मैंने बाहर निकाला, तो क्या संभावना है कि वो क्लास 12th में होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चूजन स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12th, ठीक है सर, 12th क्लास का होना चाहिए। गिवन दैट, गिवन क्या है, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब देखना, बिना लिखे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको 12th के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब चलो देखना, समझना, इस क्लास में, इस स्कूल में टोटल 1000 बालक थे, इतनी गर्ल्स हैं, उस गर्ल्स का 10% 12th में पढ़ रही, 1000 में से मैंने एक बालक बाहर निकाला, तो पक्की बात है वो किसका होना चाहिए क्लास 12th का, उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो ये बात है, कह रहे हैं कि
चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, जो लड़की निकाली गई हर बार वो है क्या, लड़की है, पक्की बात है। तो क्या इसका काम खत्म, क्या इसका काम खत्म, बताओ ना। तो क्या अब टोटल सैंपल स्पेस 430 हो गए, तो नीचे आंख बंद करके 430 तो लिख ही दो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये गिवन है। अगर ये गिवन है बॉयज का काम खत्म, बात हो रही गर्ल्स की, तो गर्ल्स को रखो नीचे। फिर कह रहे हैं ऐसी लड़की जो किस में हो, क्लास 12 में, कितनी है, दिस इज योर आंसर 1/10। आपका आंसर आ गया। इसे मैं 8th क्लास में भी समझा सकता, बट क्या है ऑब्जेक्टिव में अगर आप आए ना, ऑब्जेक्टिव में आए क्वेश्चन, तो जो एफ होता है गिवन होता है उसको आप सैंपल स्पेस मान लो बस, झटके सांस। क्योंकि अब समझना जरा, ये गिवन हो गया कि जो भी बच्चा आप निकाल रहे हो हर बार लड़की आ रही है, तो पक्की बात है कि जो 12th क्लास की आएगी वो भी तो लड़की ही आएगी। और 12th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, 43, तो 43 अपॉन। बट अब ये है कि यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो थोड़ा सा लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा, तो लिखकर थोड़ा ऐसे दिखा दो। ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है, सॉरी, और एफ हैज़ बीन अकर्ड, तो बस ई। अब समझना ई और एफ में कॉमन, खुद ही आप आंसर बताओगे सर, ई और एफ में कॉमन क्या, देखना जरा। कह रहे हैं ई का मतलब क्या है कि 12th क्लास की हो और लड़की हो, ई और एफ में कॉमन यही तो है। इसमें कह रहे हैं लड़की है, इसमें बोले 12th क्लास, तो दोनों में कॉमन क्या है भैया, 43। और टोटल कितना लेंगे यहाँ पे, 1000, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे 1000 ही है अभी, अपॉन एफ। एफ बोले तो चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, गर्ल्स कितनी है, 1000 से 1000 गया, और इससे ये कट के आंसर कितना, 1/, बस लिख के आपको ये आना है। क्योंकि ऐसे में आपको सैंपल स्पेस यही लेना पड़ेगा, बट वो ट्रिक से है कि अगर आप गिवन वाले को सैंपल स्पेस लोगे तो आंसर और जल्दी आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताओ यार, जब आप खुद कह रहे हो कि जो गिवन है उसको सैंपल स्पेस लो, तो कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जा रही है। सही बात है, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत अभी सिंपल है। जब बेस थ्योरम आएगी, जब रैंडम वेरिएबल का यूज़ होगा, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, तो इस कंसेप्ट का दबा के यूज़ है इसमें। इंडिपेंडेंट इवेंट में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में जब पढ़ेंगे तो इसका यूज़ है। अभी सिंपल लग रहा है आपको, ये अभी आपको सिंपल लग रहा है कि हाँ यार ये चलो कि सिंपल है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करेगी ये। बट एग्जाम्पल 5 देखते हैं। कह रहे हैं कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब आ रहे हैं भाई साहब मज़ेदार क्वेश्चन। कह रहे हैं एक डाई को 3 बार फेंका गया है, तो भाई साहब टोटल आउटकम्स हो गए 6 की पावर 3, मतलब 216। अगर ये लिखने बैठ गए ना 216 लिख तो जाएंगे, अगर लिखने बैठ गए तो सारा टाइम निकल जाएगा। अब देखो हम लोग कैसे यूज़ क्या हो, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अरे यार, तो कह रहे हैं इवेंट ए एंड बी आर फॉर, ए इवेंट है, कह रहे 4 ऑन द 3rd थ्रो, ठीक है, और बी इवेंट क्या है, 6 ऑन द 1st, 5 ऑन द 2nd थ्रो। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी हो चुका, ये हमको फाइंड करना। देखना भैया, अगर वैसे नॉर्मल अभी तक मैं यही कहता आया था कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी करो तो टोटल सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। पता तो है 216, लेकिन लिखोगे तो भी आंसर आएगा, पर बहुत टाइम लगेगा। अब कैसे यूज़ करें इसका, ये देखो। कह रहे अगर आपने 3 डाइस को फेंका है तो जितने भी सैंपल स्पेस आएंगे हर किसी में 3-3 नंबर तो आएंगे भैया, यस और ऐसी तो आएगा ना, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 ऐसे आएंगे। चलिए, कह रहे हैं कि 4 ऑन द 3rd रो, पहले अगर मैं बात करूं इवेंट ए की, पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, नहीं पता बिल्कुल भी हमको। इसमें अगर 4 आएगा हर बार, यहाँ पे क्या आएगा 4, हो सकता है यहाँ 1 1 हो सकता है यहाँ 1 2 हो सकता है 1 4 हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 3rd वाले पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है सर, ऐसे ही चलता जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दो। चलिए बी की बात करते हैं। बी कह रहे हैं 6 ऑन द 1st, पहले वाले पे हमेशा 6 आएगा, दूसरे वाले पे हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, तीसरे वाले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो इसके तो हम सैंपल इस पर लिख सकते हैं। पूछो क्यों, 6 5 तो पता है, लास्ट वाला ही नहीं पता, इस पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इसको लिख लो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6। यस और नो, इसको तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है। तो चलिए, अब ये हमसे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। चलो भैया देखते हैं, ए और बी में कॉमन, देखो ए और बी में वही तो कॉमन आएगा जिसके एंड में 4 है, वो यहाँ भी 4 हो, तो क्या ऐसा एक ही बार तो होगा।
अब सुनो जरा, अब इधर 4 है तो इधर 4 जो हमारा 6 5 4, अब थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, एंड में यहाँ पर कितना है जी, एंड में 4 है तो एक यहाँ पे भी तो होगा ना 6 5 4, समझो ना बात को, तो एक ही बार तो होगा ना, यस और नो। तो एक तो ये हो गया, इनमें कॉमन क्या होगा, 1 अपॉन 216, ठीक। नीचे क्या पीबी, पीबी में कितने 6, तो 6 अपॉन 1 अपॉन, अच्छा मैं ये तो समझा पाया ना 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे तो 6 5 4 है, यहाँ पे भी 6 5 एक ही बार आएगा। अब आप कहोगे सर एंड में 4 4 तो बहुत है, लेकिन 6 5 4 तो एक ही होगा ना। अगर आपने 2 डाई को फेंका, अगर 2, 3 एक बार, तो एक बार ही होगा वो, तो 6 5 4 यहाँ पे एक बार ही होगा, क्योंकि एंड में तो 4 चाहिए ना उनको, ठीक है। चलिए जी, तो ये सिंपल है ऐसे, अगर पूरा लिखने बैठ गए आंसर तो भी आता, बहुत टाइम लेता। अब कह रहे हैं 6 अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका, 36 आउटकम्स होंगे, लिख सकते हैं बट देखते हैं बिना लिखे शायद काम हो जाए। तो कह रहे हैं सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जो ऊपर उनका जो नंबर है ना वो हर बार कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसा गिवन है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। अब देखो यार समझना जरा, जो गिवन होता है उसको हम एफ बोलते हैं। तो कह रहे हैं आपने 2 डाइस को फेंका तो उनके ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उसका सम कितना है, 6 है। तो हम सैंपल इस पर लिख सकते हैं, देखो कैसे, कितना 6 आ रहा है ना, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1,5 6 हो गया, देखो 2,4 3,3 और 4,2 और 5, इतने में ही तो 6 आएगा, सही बात है। तो ये तो गिवन है हमको कि हर बार। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, इवन कह रहे कम से कम 4 आना चाहिए, मतलब 4 इधर भी और 4 इधर भी, दोनों में हो तो भी चलेगा। तो क्या ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, 1,4 2,4 3,4 5,4 6,4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6, क्या ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यस और नो, बताओ ना यार। कह रहे हैं कि एटलीस्ट 4, मतलब 4 तो जब 2 डाई को फेंका तो हम उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि कम से कम एक 4 तो आए, दोनों आ जाए वो भी चलेंगे। तो हमसे पूछा ई की प्रोबेबिलिटी, जब एफ हो चुका है तो बस ई और एफ में कॉमन अपॉन एफ। तो चलो ई और एफ में देखो कॉमन क्या है, जल्दी इससे देखते हैं। एंड में 4 है तो कितना 2,4 कॉमन होगा एक तो, ठीक है, और 4, और कुछ लग रही है, नहीं लग रहा है कि भैया, तो बस कितना हो गया 2, और टोटल कितना है 36, 2 डाई को फेंका अपॉन एफ में कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है ना जी, तो 2/5। क्लियर है, देख लो भैया कोई डाउट है तो बताओ, सही है। अच्छा जो लास्ट एग्जाम्पल है ना, कितने क्वेश्चन है इसमें यार, 17 क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। चलो जी एग्जाम्पल 7, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आप लोगों ने कल ट्राई भी किया और किसी से नहीं हुआ। तो एक चीज़ ये देखो जरा आकाश, क्या एक तो ये एग्जाम्पल है, मतलब सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आपको सॉल्यूशन देखकर भी समझ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को के साथ हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें। क्या एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया है तो पक्की बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई साहब ये कॉइन है और कॉइन को अगर आपने थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा तीसरा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। कह रहे इफ द कॉइन सो हेड्स, अगर हेड आता है, जैसे सब इसको प्रैक्टिकली समझो, हमारे पास कॉइन है, हमने थ्रो किया, हेड आ गया, फिर ये आगे कह रहे हैं अगर हेड आ गया तो उस टॉस को, उस कॉइन को दोबारा टॉस करो। तो हेड आ गया मान लो, एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो दोबारा से हम क्या फेंकेंगे एक कॉइन को, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आ गया टेल तो कह रहे थ्रो अ डाई, जैसे ही आपने देखा कि आपने कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया आपके हाथ में डाई से, आपने डाई को थ्रो कर दिया, तो अगर टेल आया तुरंत एक डाई को थ्रो करना, डाई के साथ कितने आउटकम 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो हो सकता है, यस और नो, इतनी तो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर टेल आ गया तो चलो जल्दी से इसके सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस देखो क्या क्या हो सकता है। जब आपने कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया, तो हेड आती तुरंत आपने एक और कॉइन फेंका, तो या तो हेड HH आ सकता है या HT आ सकता है,
ठीक है। अगर टेल आया, जैसे ही टेल आया तुरंत आपने ज़मीन पे डाई को थ्रो किया, हो सकता है इस पर 1 आए, T1, हो सकता है 2 आ जाए, T3, T4, T5 और T6। ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए। अब इसको समझो एक बार कि भैया आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाथ में डाई ले लो और कॉइन को थ्रो करो, जैसे ही टेल आया, मान लो अब ज़मीन पे एक कॉइन पड़ा है, उसके ऊपर क्या है, टेल, आपने तुरंत एक डाई थ्रो कर दिया, हो सकता है डाई पे आ गया मान लो 1 तो T1 हो गया, हो सकता है डाई पे आ गया 2 तो T2 हो गया, हो सकता है 3, तो इतने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, डाई सो ग्रेटर देन 4, मतलब एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी, वो क्या है, ग्रेटर देन 4। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाई सोज ग्रेटर देन 4, ठीक है। मतलब डाई है वो 4 से ज़्यादा, अगर पक्की वाले T5 और T6 की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ E के अंदर क्या क्या आएंगे, तो T5 और T6 यही तो आएंगे। चलिए, F जो इवेंट गिवन है, क्या है गिवन कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, कम से कम एक टेल आ जाए, अगर 2 आ जाए वो भी चलेगा, तो एक टेल देखो इसमें भी है, इसमें, ये सारे हम लोग लिख सकते हैं। तो HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यही तो आ सकते हैं। अब हमसे बोला गया E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी और F हो चुका है। मैं आपको पहले उस मेथड से बताऊंगा जो 99% बच्चे गलत करते, पहले मैं गलत करके आपको बता रहा हूँ हम लोग नॉर्मल गलती करते क्या। तो चलिए, अब इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, यस और नो। चलिए सर, E और F में देखो यार कॉमन क्या है, E और F में देखो T5 और T6, ये तो मतलब 2 चीज़ कॉमन है, तो 2, और सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। चलिए, F में देखो क्या, F में कितना भैया, F में 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल कितना है, आंसर कितना आना चाहिए, लेकिन क्या 2/7 है, नहीं, आंसर कितना आ रहा है, आंसर चलो जो भी आ रहा है 2/7 नहीं आ रहा है। बस बच्चा ये कहता, कितना आंसर है, 2/9, हमारा कितना है 2/7, 99% बच्चों का यही आता है। सर गलत क्या है इसमें यार, इसमें गलती तो बताओ, तो बस इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भैया पहले तो ये जान लो ये गलत है, ठीक। अब क्यों गलत है, सबसे बड़ी समस्या है सर क्यों गलत है, कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखिए, ये प्रोबेबिलिटी के जो भी ये फॉर्मूले हैं, ये तभी लगते हैं जब आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं। इंट्रो पार्ट में बताया था, ये फॉर्मूले जितने हैं प्रोबेबिलिटी के कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये तभी अप्लाई होता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। सर ये इक्वली लाइकली का देखना, समझना बड़े ध्यान से सारे बच्चे। H हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं HH आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, ठीक है। HT की भी 1/4 हो गई, T1 की निकालो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी और 1 आने की डाई पे 1/6, कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1/12। मतलब हर सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बराबर है, नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली का है, बिल्कुल नहीं है। इस HH की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, HT आने की 1/4, T1 आने की 1/12, तो ये इक्वली लाइकली थोड़ी ना भाई साहब। 10th क्लास में, 9th क्लास में जितने या 11th में जितने क्वेश्चन करते वो सब इक्वली लाइकली थे। अगर जो बच्चा समझ नहीं पा रहा इक्वली लाइकली, तो मैं आपको बताता हूँ, डाई को थ्रो किया, आउटकम्स आए 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे 1/6, 2 आने की 1/6, हर किसी की बराबर। लेकिन यहाँ पे हर किसी की बराबर नहीं आ रही है, क्या चमका। क्लियर है सर। चलिए जी, तो ये पहले तो ये जान लो ये इक्वली लाइकली का नहीं है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक हेड के साथ है और एक डाई, मतलब एक कॉइन के साथ है और एक डाई के साथ है, इनके अलग अलग आउटकम्स होते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं होने वाला। क्लियर है। अब ये कैसे होने वाला, अब चलो देखो, पहले हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आ रहा है। देखो ई और एफ में क्या आ रहा है, तो T5 आ रहा है और क्या आ रहा है जी T6।
यस और नो? हमको फॉर्मूले में पता है कि हमें इसकी क्या फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं उसको जरा गौर फरमाएंगे सारे बच्चे। अब देखना, टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 आने की 1/6 प्लस 1/2 और इंटू 1/6। तो आंसर आया 1/12 प्लस 1/12 मतलब 2/12। आंसर कितना है 1/, इसका आंसर कितना है डियर 1/6 आया। चलिए फिर फॉर्मूले में हमारे पास होता है, अगर समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ डाउट कर सकते हैं कमजोर बच्चे कि सर इनका मल्टीप्लाई क्यों और इनका प्लस क्यों। तो देखो, जब आपने इन दोनों में कॉमन लिया, या तो T5 कॉमन आ गया या फिर T6 कॉमन आ गया, तो या जो होता है इंग्लिश में और, वो हमारा प्लस होता है। और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अब देखेंगे PF, तो F के अंदर इतने सारे हैं, तो इसका देखो PF कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। अब समझना यार, HT का 1/2 इसका और 1/2 इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना। अब मैं देखो यार 11 का, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि सर H और T की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। अब एक बात सुनो, आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आया, दोबारा क्या, दोबारा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मतलब या तो HH होगा या फिर HT होगा। तो या जो और होता है इसको प्रोबेबिलिटी हम लोग प्लस का नाम देते हैं, ठीक है। और वैसे भी H और H का आपस में जब कोई साइन नहीं होता क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऐसा बच्चों को रटाने के लिए टीचर बोलता है एंड जो होता है, एंड इसका होता है मल्टीप्लाई। H आएगा एंड H आएगा तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए H का 1/2 1/2 1/4 हो गया ये भैया, प्लस अब T1 का देखो 1/12 होगा, 1/12 1/12 1/12 कि 6 बार है तो क्या 6 × 1/12 कर सकते हैं। तो ये हुआ 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आया 4, तो ये भैया 1 और प्लस तो कितना है हमारे पास 3/4। तो बस यहाँ फॉर्मूला आप रख दीजिए। तो इसका आंसर आएगा 1/6, यस और नो। और इसका आंसर कितना आएगा डियर 3/4। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास 4/18, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 80, तो 2/, दिस इज योर आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।